बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल स्टैटिस्टिक लेक्चर नंबर 6 है और चैप्टर भी हमारे पास 6 है और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को। हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं कि हमारे इस स्लाइड्स के अंदर क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको हमने इस प्रेजेंटेशन के अंदर कवर करना है। सबसे पहला पॉइंट, डिफाइन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स एरियाज। हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे और उसके एरियाज को डिफाइन करेंगे। टेल इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की क्या अहमियत है वो बयान करेंगे। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड इट्स लॉजिक। एक्सप्लेन करेंगे स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इसकी लॉजिक को। और इसी तरह से डिफाइन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एरर्स। फाइंड सिचुएशन एंड independent sample t-test is used. Independent sample t-test की सिचुएशन को फाइंड आउट करेंगे। आइडेंटिफाई सिचुएशन अ पेयर्ड सैंपल t-test is used. नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। अब ये जो स्लाइड है एक्चुअली इस चैप्टर का ये पार्ट नहीं है, सिर्फ ये स्लाइड इसलिए डाली गई है कि आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के साथ जो दूसरी टाइप है स्टैट की वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हमने पहले पढ़ लिया है, जस्ट रिवीजन के लिए यहाँ पे लिखा है ताकि आप लोग जब इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को पढ़ें तो आपके ज़हन में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट जो है रिवाइज हो जाए। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फर्दर 2 इसकी टाइप्स होती हैं। एक आपके पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और दूसरा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। इन दोनों को हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को। एक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की फर्दर आगे कितनी टाइप्स हैं उसकी भी स्लाइड एक दफा शो की हुई है। मीन, मॉड, मीडियन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसकी 5 टाइप्स हैं। मोस्टली जो यूज होती हैं 5 में से वो 3 होती हैं, पहले वाली मीन, मॉड, मीडियन। इसी तरह मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में भी फर्दर आपके पास 5 टाइप्स हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में पहली टाइप रेंज, दूसरी इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और वेरिएंस। और इसमें जो ज्यादा आप पढ़ेंगे वो रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को आपने पढ़ा। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे जिसके बारे में हमने कहा कि हम आज इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ये होती क्या है, किस मकसद के लिए होती है। मैनी statistical techniques have been developed to help researchers make sense of data they have collected. कहते बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हैव बीन डेवलप हो चुकी हैं रिसर्चर की हेल्प के लिए कि आपके पास रिसर्चर को गाइड करते हैं कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है उसकी सेंस डेवलप कर दी जाती है ताकि रिसर्चर को पहले से पता हो कि मैं जो डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक मेरे इस डाटा को सॉल्व करने के लिए या इससे कोई नतीजा अखज़ करने के लिए मेरी हेल्प कर सकती है। तो रिसर्चर नॉर्मली उस स्टैटिस्टिकल टेक्निक को जहन में रखते हुए अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। दीज टेक्निक्स हैव डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। और वो जो टेक्निक्स हैं आपके 2 ही हैं जो रिसर्चर के माइंड में होती हैं। एक आपने पहले पढ़ ली है डिस्क्रिप्टिव और दूसरी आप पढ़ने जा रहे हैं इन्फ्लुएंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा को सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मीन, मॉड, मीडियन आपके पास आ जाता है। जबकि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम अनकवर
करते हैं पैटर्न को, या फिर रिलेशनशिप इन द सेट डाटा, सेट डाटा के दरमियान रिलेशनशिप कायम करते हैं, या फिर जजमेंट बनाते हैं डाटा के अबाउट, या फिर इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं अबाउट स्मॉलर डाटा सेट टू अ लार्ज ग्रुप, कि स्मॉलर डाटा से लेकर जो इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं उसको फिर लार्ज ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में अनकवर पैटर्न्स या रिलेशनशिप सेट डाटा के दरमियान, या फिर मेक जजमेंट अबाउट डाटा, या फिर अप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्मॉलर डाटा टू सेट अ लार्जर ग्रुप। Inferential statistics is of vital importance in educational research. अब आप लोग एजुकेशनल रिसर्च करेंगे एज अ स्टूडेंट, आप किसी भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च करते हैं, चाहे वो साइंस का हो या बेसिक साइंस का हो, उससे रिलेटेड जो रिसर्च होगी वो एजुकेशनल रिसर्च कहलाएगी, और उस रिसर्च के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने डाटा को एवेल्यूएट करने के लिए या उससे कोई नतीजा खस करने के लिए। और उसमें जो हम मुख्तलिफ टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं, उसमें जो वाइटल टेक्निक है वो आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। इट इज़ यूज टू मेक इन्फ्लुएंस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा obtained फ्रॉम द सैंपल। ये किस लिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होती है? इन्फ्लुएंस मेक नतीजा अखज़ करने के लिए अबाउट द पॉपुलेशन, किस बेस के ऊपर? जो आप डाटा ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सैंपल, किसी भी सैंपल से। इट इज आल्सो यूज टू मेक जजमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑब्जर्व्ड डिफरेंस अमंग ग्रुप्स इन आर dependable one or one that might have happened by chance in the study। ये इट इज आल्सो यूज, ये इसलिए भी इस्तेमाल होती है टू मेक जजमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी का, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा था, चांस होता है किसी भी रिजल्ट के आने का, तो उसके बारे में हमें कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके के बारे में हम कुछ जजमेंट बनाते हैं कि दैट जो हम ऑब्जर्व करते हैं कोई भी डिफरेंस किसी भी ग्रुप, मिसाल के तौर हम ग्रुप्स के दरमियान कोई डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं और वो डिपेंड करता है किसी एक के ऊपर, या फिर वो डिपेंड नहीं करता बल्कि वो वाकया हो जाता है बाई चांस स्टडी में। यानी या तो किसी एक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो जो डिफरेंस आप कर रहे हैं, डिफरेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी ग्रुप्स में, तो वो ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप के ऊपर या तो डिपेंडेबल होता है या फिर बाई चांस स्टडी में वाकया हो जाता है। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स को हम बजाय के ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि इसकी तो बड़ी फिर वर्थ है, बड़ी डेप्थ है। जो स्टैटिस्टिक्स के लोग हैं वो तो साफ जाए, इनको तो बहुत डेप्थ के जाके पढ़ते हैं, लेकिन आपको चूंकि इसका कंसेप्ट चाहिए और आपको रिसर्च में इसके इस्तेमाल का पता होना चाहिए, तो इसलिए हमने जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके लिए उसके लिए टेबल बना लिया है, ताकि उनके नामों से आप फेमिलियर हो जाएं। फर्दर उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है या एक्सप्लेनेशन है, वो फर्दर जब आप स्टडी में आपको ज़रूरत होगी तो आप फिर इन टर्म्स को आगे फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। तो लिहाजा हम जनरल कंसेप्ट के हवाले से वो टर्म्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को पता हो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की कितनी टाइप्स हैं, उन टाइप्स की आगे फर्दर क्या टाइप्स हैं, इसी तरह इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और उसकी फर्दर क्या टाइप्स है या उनकी आगे फर्दर क्या टाइप्स हैं। तो और इन सारे आपके पास जो कंसेप्ट हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसमें से जो हमारे काम की जो टर्म्स हैं जो हमने एजुकेशनल रिसर्च में इस्तेमाल करनी है, उन टर्म्स को हम अच्छी तरह से एलैबोरेट भी कर लेंगे और एक्सप्लेन भी कर लेंगे। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपके पास जो है वो किस फॉर्म में होगी? न्यूमेरिकल वेरिएबल की फॉर्म में होगी या ऑर्डिनल वेरिएबल की फॉर्म में होगी? न्यूमेरिकल या ऑर्डिनल वेरिएबल्स आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। अब न्यूमेरिकल या ऑर्डिनल वेरिएबल्स फिर ऑलरेडी आगे जाके आगे तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। इसके तीन आगे टाइप्स कह लें या तीन फॉर्म कह लें या तीन ग्रुप कह लें। पहला आपके पास है आपके पास ग्रुप 1 ग्रुप, 2 ग्रुप या मोर देन 2 ग्रुप। तो तीन फॉर्म्स हैं या तीन टाइप्स हैं न्यूमेरिकल या ऑर्डिनल वेरिएबल्स की। 1 ग्रुप,
टू ग्रुप्स या मोर देन टू ग्रुप्स। अब ये जो तीन आपके पास आ गई हैं फॉर्म्स, वन ग्रुप, टू ग्रुप्स, मोर देन टू ग्रुप्स, इनकी आगे फिर फर्दर सब टाइप्स हैं। जो तीन ग्रुप्स हमने पढ़े हैं इनकी आगे फर्दर सब टाइप्स हैं। पहला हमने पढ़ा वन ग्रुप। वन ग्रुप में आगे फर्दर उसकी सब टाइप है कि वन ग्रुप में जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का जो टेक्निक यूज होनी है, एक आपके पास है वन सैंपल टी टेस्ट और दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक साइन टेस्ट। आपसे जस्ट नाम याद करते जाएं क्योंकि हम इनको अलग से जो है हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम इनको मज़ीद एलेबोरेट करें। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी मेन वजह यही है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं एनालिसिस करने के लिए उनमें फार्मूलाज ऑलरेडी लगे हुए हैं और जस्ट आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो फार्मूला अप्लाई हो जाना है। जो फार्मूलाज हमने या टेस्ट लगाने हैं अपने रिसर्च के ऊपर उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा टेस्ट किस मकसद के लिए है। तो सारे चूंकि हमें फिर मकासद का तब नहीं पता होता क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं होता, इसलिए उतना की नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जितनी का आपको इसकी ज़रूरत है। तो फर्स्ट ग्रुप वन ग्रुप में वन सैंपल टी टेस्ट, उसकी आगे सब टाइप और नॉन पैरामेट्रिक साइन टेस्ट। टू ग्रुप में फिर फर्दर आपके पास जो है इसके दो सब ग्रुप हैं, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा पेयर्ड। इंडिपेंडेंट में फिर आगे दो उसके सब टाइप्स हैं और पेयर्ड में फिर आगे उसकी दो सब टाइप हैं। इंडिपेंडेंट में जो उसकी दो सब टाइप हैं उसमें पहली है टू सैंपल टी टेस्ट और दूसरा जी नॉन पैरामीट्रिक वेलकोसन रैंक सम आर मान विटनी टेस्ट। और पेयर्ड में आपके पास उसकी सब टाइप है पहली पेयर्ड टेस्ट और उसके आगे जो दूसरी है आपके पास वो है नॉन पैरामीट्रिक साइन टेस्ट वेलकोसन साइन रैंक टेस्ट। अब ये जो नीचे वाली हम दोनों पढ़ रहे हैं ना कि आपके पास जो है ये आपस में भी इंटरलिंक्ड हैं कि टू सैंपल टी टेस्ट के साथ नॉन पैरामीट्रिक वेल क्वेश्चन रैंक्ड सम आर मान वेटरनरी टेस्ट और पेयर टेस्ट के साथ जो है नॉन पैरामीट्रिक साइन टेस्ट वेल क्वेश्चन साइन रैंक टेस्ट। इसी तरह आप जो पास थर्ड आपके पास ग्रुप है मोर देन टू ग्रुप्स और मोर देन टू ग्रुप्स के आगे फिर दो सब टाइप्स हैं इंडिपेंडेंट और रिलेटेड। इंडिपेंडेंट में वन वे एनोवा और दूसरी है जी आपके पास नॉन पैरामेट्रिक क्रोस्कल वैलीज टेस्ट और रिलेटेड में रिपीटेड मेयर्स एनोवा और दूसरा आपके पास है जी टाइप नॉन पैरामेट्रिक फ्रेडमैन टू वे अनोवा। तो ये आपके पास एक चार्ट है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का कि जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स का नाम बताए गए हैं कि जो डाटा के एनालिसिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और इस चार्ट से हमें पता चलता है कि कौन सी टेक्निक है और कौन सी टेक्निक कि आगे कितनी उसकी आगे सब टेक्निक्स हैं या वो खुद किसकी सब टेक्निक है। इसी तरह दूसरा चार्ट जो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का वो ऑर्डिनल डाटा के हवाले से है। ऑर्डिनल डाटा को फर्दर फिर आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया है, हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस और हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन। एक हाइपोथेसिस को डिफरेंस के साथ, एक हाइपोथेसिस को एसोसिएशन के साथ। फिर हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस को फिर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया, सैंपल सिलेक्शन इंडिपेंडेंट और दूसरा सैंपल सिलेक्शन डिपेंडेंट। फिर सैंपल सिलेक्शन इंडिपेंडेंट के फिर आगे दो सब पार्ट्स हैं, टू मेयर्स और मोर देन, यानी साइन है ना ग्रेटर का, ग्रेटर देन टू मेयर्स। टू मेयर्स के नीचे फिर आपके पास जो है मान विटने यू टेस्ट और ग्रेटर देन टू मेयर्स के नीचे है क्रोस्कल वैलीज एच टेस्ट। इसी तरह हम आ जाते हैं हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस के दूसरे टाइप पे, वो है सैंपल सिलेक्शन डिपेंडेंट। सैंपल सिलेक्शन डिपेंडेंट के फिर आगे दो टाइप्स हैं, टू मेयर्स ग्रेटर देन टू मेयर्स। टू मेयर्स की फिर आगे टाइप है वेलकोसन टी टेस्ट और फ्रेड आपके पास ग्रेटर देन टू मेयर्स की है फ्रेडमैन एनोवा बाय रैंक।
अब ये हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनल डाटा की एक टाइप की आगे फिर सब टाइप्स। अब जो ऑर्डिनल डाटा की दूसरी टाइप है या दूसरी सब टाइप है हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन, उसकी आगे एक ही सिर्फ सब टाइप है स्पेयरमैन आर। इस तरह से ये दो चार्ट से आप लोगों को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से टेस्ट का इस्तेमाल होता है। अब कौन सा टेस्ट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा वो जिस जिसकी हमें फिर ज़रूरत होएगी वो हम आपसे फिर आगे शेयर करते जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं एरियाज ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। कौन कौन से एरियाज हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में? This is where a researcher can use sample data to answer research question. Basically, inferential statistics का इस्तेमाल कहाँ पे है कि आपके पास जब जो रिसर्चर है वो यूज़ करता है सैंपल डाटा के साथ साथ जो सैंपल से उसने डाटा लिया है और वो सैंपल का जो डाटा है वो किसी ना किसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक को जहन में रखते हुए लिया हुआ है और वो जो सैंपल से जो डाटा लिया या सैंपल डाटा लिया वो एक्चुअली जो आपके प्रॉब्लम्स के रिसर्च के क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए ये डाटा लिया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरियाज में एस्टिमेटिंग पैरामीटर। एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं? दिस मीन्स टेकिंग अ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द सैंपल डाटा। एस्टिमेटिंग पैरामीटर में हम क्या करते हैं कि आपके पास स्टैटिस्टिक द मीन्स दिस मीन टेकिंग अ स्टैटिस्टिक्स, कोई भी डाटा लेते हैं आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, स्टैटिक्स का मतलब ये है कि वैल्यूज लेते हैं फ्रॉम द सैंपल डाटा। जो आपके पास दिया गया डाटा होता है उससे आपने स्टैटिस्टिक निकालनी होती है या स्टैटिस्टिक लेनी होती है। तो वो आपके पास जो डाटा है उसमें है आपके पास या तो सैंपल है या पॉपुलेशन है। सैंपल का उसके लिए आपको मीन चाहिए होगा तो मीन सैंपल का होगा तो द सैंपल मीन कहलाएगा, पॉपुलेशन का होगा तो पॉपुलेशन मीन कहलाएगा। जैसे लिखा हुआ है दिस मीन टेकिंग अ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द सैंपल डाटा, ब्रैकेट में लिखा हुआ था सैंपल मीन, एंड सेइंग समथिंग अबाउट पॉपुलेशन। कुछ सैंपल की बात करेंगे कुछ पॉपुलेशन की बात करेंगे। जब पॉपुलेशन पैरामीटर होगा तो फिर हम उसे पॉपुलेशन मीन का नाम दे देंगे। ये एस्टिमेटिंग पैरामीटर के अंदर आता है। दूसरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है पहले इसका कंसेप्ट समझ लें। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एन एक्ट है, कोई भी एक्ट है आपके पास तरीकाकार है इन स्टैटिस्टिक्स में, वेयर्स अ एनालिस्ट टेस्ट एंड अजम्पशन, जहां पे एनालिस्ट अजम्पशंस को मफरूजे को टेस्ट करते हैं रिगार्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर के रिगार्डिंग। द मेथोडोलॉजी एम्प्लॉयड बाय द एनालिस्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डाटा। जो मेथोडोलॉजी यूज एम्प्लॉयड की जाती है, लागू की जाती है, वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द डाटा के ऊपर जो हम यूज करते हैं, एंड द रीजन फॉर द एनालिसिस, और जिस रीजन के लिए हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज यूज्ड टू असेस द plausibility of hypothesis by using sample data. हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली जो हाइपोथेसिस को प्लॉजिबिलिटी की वजह से शाइस्तगी होता है, बेहतर तरीके से रीजनेबल तरीके से जो हम हाइपोथेसिस को असेस करने जा रहे हैं उसके लिए हम सैंपल डाटा के लिए यूज करते हैं इसे। एरियाज ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारी स्लाइड चल रही हैं। नेक्स्ट आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील विद टू और मोर वेरिएबल। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जैसे हमने पीछे शुरू में पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेट ऑफ डाटा, या टू का जिक्र नहीं भी कहते तो कमल का रिलेशनशिप बिटवीन सेट ऑफ डाटा का हमने कहा था। तो इसका उसी बात को यहाँ पे आगे कंटिन्यू किया है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? टू या मोर देन टू वेरिएबल्स को डील करती है। If is an analysis there are two variable है, और इसमें एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो अगर वेरिएबल हों तो फिर ये एनालिसिस हमारा बाईवेरिएट एनालिसिस कहलाता है। और अगर हमारे पास वेरिएबल्स दो से ज्यादा हों तो फिर हम उस एनालिसिस को मल्टीवेरिएट एनालिसिस, बाई का मतलब दो होता है, दो के लिए बाईवेरिएट का वर्ड यूज कर लेंगे, दो से ज्यादा के लिए मल्टीवेरिएट एनालिसिस का वर्ड यूज करते हैं। A number of different types of inferential statistics
आर इन यूज, वो हमने पीछे पढ़ ली हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स क्या होती हैं, उसके 2 चार्ट हमने बड़ी डिटेल से पढ़े हैं। उसके लिए आप क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट आपके पास आप क्या करते हैं, वो जितने भी आपने पढ़ी हैं, तो मुख्तलिफ टेस्ट के लिए, मुख्तलिफ डाटा, सैम्पल डाटा के लिए या पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ऑल ऑफ विच डिपेंड ऑफ द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। और ये जितनी भी डिपेंड करती हैं आपके पास, वो सारी सारी किसके पे डिपेंड करेंगी, टाइप ऑफ वेरिएबल। जो भी टेक्निक होगी वो जिस तरह का वेरिएबल होगा, और वो वेरिएबल्स आपने 4 पढ़े हैं। वो वेरिएबल या तो नॉमिनल होगा, या ऑर्डिनल होगा, या इंटरवल होगा, या रेशो होगा। तो पिछली चैप्टर्स के अंदर आपने इन चारों का कंसेप्ट पढ़ा है कि नॉमिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, और रेशो क्या होता है। जैसे नाम से ही शो हो रहे हैं तो आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। ऑर्डर नॉमिनल, उसमें नेम आएंगे, ऑर्डिनल ऑर्डर या रैंक आएगा, इंटरवल उसमें वक्फा आएगा, और रेशो में आपके पास जो है बेसिकली रेशो है, जैसे नाम से ही है कि रेशो ली जाती है के दरमियान। The type of statistical analysis is different for these variable। और ये जो आप कोई भी वेरिएबल चारों में से लेंगे, हर किसी वेरिएबल के लिए अलग से कोई ना कोई स्टैटिकल एनालिसिस टेक्निक यूज की जाएगी। येट द मेन थीम इज द सेम, लेकिन चारों के लिए जब आप हालांकि इस्तेमाल डिफरेंट टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है या थीम है वो सारों का सेम है। और वो क्या है कि हम बेसिकली एक वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल के दरमियान। जो ऊपर हमने लाइन पढ़ी है कि बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल को डील करती है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स, वो चाहे नॉमिनल फॉर्म में हो, ऑर्डिनल फॉर्म में हो, इंटरवल फॉर्म में हो, या रेशो की फॉर्म में हो। लॉजिक ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की लॉजिक को पढ़ते हैं। Suppose a researcher wants to know the difference between the male and female students interest in learning English। कहता है मिसाल के तौर पर रिसर्चर ये चाहता है कि वो जाने क्या फर्क है मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में इंग्लिश की लर्निंग के बारे में। कि अब दोनों इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लड़के भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं और लड़कियां भी इंग्लिश पढ़ रही हैं। अब दोनों का जो इंटरेस्ट है वो कितना है इंग्लिश पढ़ने के हवाले से, उनके दरमियान डिफरेंस को जानने के लिए रिसर्चर एक रिसर्च कंडक्ट करने जा रहा है। ही hypothesize दैट, वो मफरूजा कायम करता है कि द फीमेल स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश देन द मेल स्टूडेंट्स। साफ आप रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले कि मफरूजा कायम करते हैं ताकि आपको पता हो कि आपने डाटा लेना कैसे है और उसका एनालिसिस कैसे करना है। तो एक मफरूजा कायम किया रिसर्चर ने कि उसका ख्याल है क्योंकि वो उसका अपना ख्याल है, वो रिसर्च नहीं है, कि जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं इंग्लिश की लर्निंग में एज कंपेयर टू मेल स्टूडेंट्स। अब उसके लिए उसने क्या किया कि 1000 मेल स्टूडेंट्स में से 60 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए रैंडमली। अच्छा, आपने टेस्ट हाइपोथेसिस के लिए, और इसी तरह 1000 फीमेल स्टूडेंट्स में से 60 मेल स्टूडेंट पहले मेल स्टूडेंट लिए, अब 1000 फीमेल स्टूडेंट्स में से 60 फीमेल स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर ली। अच्छा, अब दोनों से ये 1000 आपके पास पॉपुलेशन होगी मेल की, 1000 आपके पास पॉपुलेशन होगी फीमेल की, उसमें से 60 आपने सैंपल ले लिया मेल के लिए और 60 आपने सैंपल ले लिया फीमेल के लिए। अब दोनों से डाटा लेना है। अब जब दोनों से डाटा लेंगे, इंटरेस्ट का मतलब है कि उनका एटीट्यूड चेक हो रहा है, तो एटीट्यूड के लिए आपको एटीट्यूड स्केल बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आर गिवन एन एटीट्यूड स्केल, तो वो जो एटीट्यूड स्केल बनाएंगे यानी सवालनामा बनाएंगे वो आप उन बच्चों को दे देंगे, 60 मेल को दे देंगे और 60 फीमेल को दे देंगे। एटीट्यूड स्केल क्या होता है वो भी मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है। एटीट्यूड स्केल्स प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, कि एक्चुअली उसमें स्केल के अंदर हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहे होते हैं एटीट्यूड्स की, ओपिनियंस की या वैल्यूज की, और फिर उनको क्या करते हैं बाय समराइजिंग न्यूमेरिकल स्कोर गिवन। तो आपके पास न्यूमेरिकल स्कोर्स को देगा जो रिसर्चर दे रहा होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, सारे को इकट्ठा करेंगे जो भी वैल्यूज होंगी और न्यूमेरिकल फॉर्म में, और इस तरह से उसका एनालिसिस हो सकेगा।
टू फिल, अब उसको एटीट्यूड स्केल को स्टूडेंट से फिल करवा लिया जाएगा। नाउ द रिसर्चर्स हैज टू सेट डाटा, अब रिसर्चर के बाद दो सेट ऑफ डाटा आ गया एटीट्यूड और स्कोर का, एक मेल ग्रुप का आ गया और दूसरा एटीट्यूड स्कोर किसका आ गया, फीमेल ग्रुप का आ गया। वही आपके पास एक चार्ट फॉर्म आ गया। लॉजिक ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में देखें कि आपके पास पॉपुलेशन मेल की इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स की 1000 है, तो 1000 को किससे इक्वल किया हुआ है, कैपिटल एन से, एन तादाद को शो करता है कैपिटल एन। इसी तरह से राइट साइड पे देखें पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स एन इज इक्वल टू 1000, आपके पास फीमेल की आ गई। अब उसमें से मेल सैंपल आपने ले लिया एन है, एन इज इक्वल टू 60, और इसी तरह सैंपल 2 में फीमेल में से 1000 के फीमेल में से 60 फीमेल स्टूडेंट ले ली, n is equal to 60। फिर सिलेक्शन ऑफ 2 सैंपल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशन, 2 डिफरेंट पॉपुलेशन से मेल की पॉपुलेशन अलग हमने ली, फीमेल की पॉपुलेशन अलग ली। मेल की पॉपुलेशन में भी 60 स्टूडेंट्स लिए, फीमेल की पॉपुलेशन में से भी 60 स्टूडेंट्स लिए। अब आपके पास ये 2 सैंपल आपके पास आ गए फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस। उसके बाद वर्थ ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब वर्थ ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है जी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैज वाइटल इंपॉर्टेंस इन रिसर्च, कि आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिसर्च के अंदर इसका बहुत ही ज्यादा, वर्थ का मतलब अहमियत है ना, कि आपके इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वैसे ओवरऑल स्टैटिस्टिक की बहुत ज्यादा अहमियत है। इसको आम जुबान में स्टैट भी कहते हैं, पूरा वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स है और इसको हुर्फे आम में स्टैट कहते हैं। क्या है, आप क्या पढ़ रहे हैं जी, स्टैट पढ़ रहे हैं। उसकी क्या वर्थ हो, कहते हैं रिसर्च में इसका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत वाइटल रोल है। इट हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, ये हमें हेल्प करती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के जरिए जो आपने पहले पढ़ लिया, और आल्सो अस टू गिव बियॉन्ड इमीडिएट डाटा, और ये हमें अलाउ करती है बियॉन्ड इमीडिएट डाटा, उस तक भी हमें क्या करती है, अलाउ करती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्फर्स ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डाटा, जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के जरिए जो हम नतीजा निकालते हैं वो किसकी बेस के ऊपर निकालते हैं, सैंपल डाटा की बेस के ऊपर निकालते हैं। इट हेल्प्स अस मेक जजमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी इन ऑब्जर्वेशन, ये लाइन भी आप पीछे पढ़ चुके हैं कि हम हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी होती है ऑब्जर्वेशन में अबाउट प्रोबेबिलिटी, उसके जरिए हम क्या करते हैं, मेक जजमेंट, ये हमें हेल्प करती है जजमेंट की मेकिंग के लिए अबाउट प्रोबेबिलिटी इन ऑब्जर्वेशन में। इट अनेबल्स रिसर्चर्स टू इन्फर प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ द इंडिविजुअल्स, कि आपके पास ये है, ये रिसर्चर्स को अनेबल करती है प्रॉपर्टीज को अखज करने के हवाले से, कहां से, ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड, किसकी बेस के ऊपर, ऑन द ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डाटा कलेक्शन फ्रॉम, क्योंकि पॉपुलेशन सारे से डाटा नहीं लेता, पॉपुलेशन को पहले सिलेक्ट किया जाता है, उसकी बेस के ऊपर आप उसके सैंपल से डाटा लेंगे और सैंपल में इंडिविजुअल से डाटा ले लेंगे। जैसे आपने पीछे चार्ट पढ़ा कि जिसमें हमने 1000 मेल में से 60 का सैंपल सिलेक्ट किया और 60 में से हर एक इंडिविजुअल से भी डाटा लेना है। इसी तरह 1000 फीमेल में से 60 फीमेल सिलेक्ट की और 60 फीमेल में से हर एक से डाटा लेना है। नेक्स्ट आपके पास है जी, आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसको डेफिनेशन पीछे आपने कर लिया है। इट इज यूजुअली इम्पॉसिबल, कहता है, फॉर रिसर्चर टू ऑब्जर्व ईच इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, कहता है ये पॉसिबल नहीं होता कि रिसर्चर हर एक इंडिविजुअल को पॉपुलेशन में से ऑब्जर्व करे। तो इसके लिए फिर इंडिविजुअल क्या करता है, आप सैंपल सिलेक्ट करता है। ही सिलेक्टेड सम इंडिविजुअल्स, जैसे आपने पीछे किया 1000 में से 60, तो उसने क्या किया, ये भी फार्मूलाज है मुख्तलिफ इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के लिए। ही सिलेक्ट्स सम इंडिविजुअल्स फ्रॉम पॉपुलेशन एज सैंपल एंड कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम द सैंपल, और इस तरह से कुछ इंडिविजुअल सिलेक्ट किए जाते हैं पॉपुलेशन से, उसको हम सैंपल का नाम देते हैं। फिर उन सैंपल से फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो आपने टूल बनाया हुआ होता है, जैसे क्वेश्चनर बनाया हुआ हो, इंटरव्यू बनाया हुआ हो, कोई भी सवालनामे आपने बनाए हुए हो, वो फिर उन इंडिविजुअल्स के पास जाते हैं, आप उनसे डाटा ले लेते हैं। He then uses sample data to answer question about the population,
और फिर इस तरीके से क्या हम क्या करते हैं, सैंपल डाटा यूज करते हैं उन सवालों के जवाब लेने के लिए जो आपने पॉपुलेशन से किए होते हैं। पॉपुलेशन से जो हमने करने हैं तो उनमें से थोड़े से लोगों से सवाल कर लिए तो वो समझे जाते हैं कि हमने सारी पॉपुलेशन से सवाल कर लिए। ही यूजेस सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, उसके लिए फिर हमें कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करनी होती है। इट हेल्प्स रिसर्चर टू इन्फर प्रॉपर्टीज, और ये रिसर्चर को प्रॉपर्टीज या नतीजा अखज करने में मदद देती हैं ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड, ये डिफाइन किया हुआ है, दैट यूजेस सैंपल डाटा टू evaluate hypothesis about population parameter। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, हाइपोथेसिस है सादा लफ्ज़ों में समझें कि आपका एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने क्वेश्चन बनाया, रिसर्च क्वेश्चन बनाया, उसके लिए आपने एक हाइपोथेसिस बनाया। वो हाइपोथेसिस जो है वो उसको फिर हम टेस्ट करते हैं डाटा के कलेक्शन के जरिए या सैंपल डाटा से। सैंपल डाटा कहाँ से आएगा, पॉपुलेशन से आएगा, और इस तरह से जो है फिर उसके ऊपर टेस्ट एनालिसिस करेंगे और इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ statistical method that uses sample data to evaluate hypothesis about population parameter। ये रेफरेंस दिया हुआ है कि ये किसने बात की है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, ग्रेवेटर एंड वाल न्यू 2002 में। A hypothesis test is usually used in context of research study। हाइपोथेसिस टेस्ट है नॉर्मली जो इस्तेमाल होता है वो रिसर्च स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च एंड द टाइप ऑफ डाटा। और ये किस पे डिपेंड करता है, कौन सी रिसर्च कर रहे हैं और किस तरह का डाटा आप ले रहे हैं। वो मैंने आपको जैसे पढ़ा, आप लोगों ने उधर पढ़ा होगा जो रिसर्च प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं कि रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी होती है, आपके पास हिस्टोरिकल रिसर्च भी होती है, अप्लाइड रिसर्च भी होती है, फील्ड रिसर्च भी होती है, ठीक है ना, एक्शन रिसर्च भी होती है। ये सारी रिसर्च की मुख्तलिफ आप लोगों ने टाइप्स पड़ी हुई हैं। तो वो इस तरह से जिस तरह की भी रिसर्च होगी उसी तरह से डाटा लिया जाएगा, उसी तरह से उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज की जाएगी। अच्छा, द डील्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट विल चेंज फ्रॉम द सिचुएशन। तो जिस तरह का आपके पास सिचुएशन होगी उसी तरह से हाइपोथेसिस टेस्ट डिटेल जो है वो अप्लाई होती जाएगी, और जैसे ये सिचुएशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हाइपोथेसिस टेस्ट चेंज होता जाएगा। हम पढ़ रहे हैं स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस या स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है स्टेटिंग द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को स्टेट करना, हाइपोथेसिस को बताना। द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग बिगेन बाय स्टेटिंग अ हाइपोथेसिस अबाउट द अननोन पॉपुलेशन। कि अभी आपके पास कोई पॉपुलेशन नहीं है, अभी आपके पास स्टेट प्रॉब्लम है, उसका क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन है, और उसके ऊपर आपने कोई एक पॉपुलेशन को या सैंपल डाटा को जहन में सोचते हुए हाइपोथेसिस बयान करना है। यूजुअली अ रिसर्चर स्टेट्स टू अपोजिंग हाइपोथेसिस। नॉर्मली जो रिसर्चर है दो अपोजिट हाइपोथेसिस बयान करता है। बोथ हाइपोथेसिस आर स्टेटेड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स। और ये दोनों हाइपोथेसिस जो हैं ये पॉपुलेशन के पैरामीटर को है इन टर्म ऑफ क्या होते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर को स्टेट करते हैं, बयान करते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टू हाइपोथेसिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। जो पहला हाइपोथेसिस है वो आपके पास क्या कहलाता है, नल हाइपोथेसिस कहलाता है। यानी जब कोई भी रिजल्ट डिफरेंस में ना आ रहा हो वो आपके पास क्या कहलाएगा, नल हाइपोथेसिस कहलाएगा। नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट ट्रीटेड हैज नो इफेक्ट। नल हाइपोथेसिस का लफ्ज मकसद ये है, ये लफ्जी मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि कोई अफेक्ट नहीं है, यानी किसी भी तरह का दो ग्रुप्स के दरमियान कोई भी अफेक्ट नहीं है। नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय सिंबल H0 और H स्टैंड फॉर हाइपोथेसिस। H जो अल्फाबेट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपोथेसिस को, एंड 0 डिनोट्स दैट दिस इज जीरो इफेक्ट। और ये जीरो का जो मतलब है, ये O पढ़ ले 0 पढ़ ले, इसका मतलब है कि कोई भी अफेक्ट नहीं होता, इसी H0 पढ़ते हैं जी बेटा। नेक्स्ट है जी आपके पास टेस्ट
टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस एच नॉट स्टेट दैट इन द जनरल पॉपुलेशन देयर इज नो चेंज, नो डिफरेंस और नो रिलेशनशिप। मजीद एक्सप्लेन किया नल हाइपोथेसिस को, सिंबल इसका एच नॉट है और ये बयान करता है कि अब जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है या कोई रिलेशनशिप नहीं है। In an experimental study, null hypothesis H naught predicted that the independent variable, जिसे आप treatment कहते हैं, will have no effect on dependent variable for the population। जो आप experimental study करते हैं ना रिसर्च में, उसमें दो वेरिएबल लेते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ट्रीटमेंट ग्रुप होता है। और आप देखते हैं कि आपके पास दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो तो फिर हम उसको एच नॉट से शो करते हैं। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस स्लाइड्स हमारी कंटिन्यू हैं। द सेकंड हाइपोथेसिस इज सिंपली द अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। जो आपके पास सेकंड हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस का क्या है जी, अपोजिट है बिल्कुल है। और एंड इट इज कॉल्ड द साइंटिफिक और अल्टरनेटिव, क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको साइंटिफिक हाइपोथेसिस भी कहते हैं या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और इसको किससे जाहिर करते हैं, H1 से जाहिर करते हैं। नल हाइपोथेसिस को H नॉट से और आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या साइंटिफिक हाइपोथेसिस को H1 से जाहिर करते हैं। This hypothesis states that the treatment has an effect on dependent variable। यहाँ ट्रीटमेंट जो टेस्ट को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट टेस्ट का नाम भी दिया था या ट्रीटमेंट ग्रुप का नाम दिया, तो कहता है उसका अफेक्ट अगर हो डिपेंडेंट वेरिएबल पे तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है और उसको H1 से जाहिर करते हैं। आपके पास द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 states that there is a change, a difference, a relationship। जबकि हमने नल में पढ़ा था there is no change, no difference, no relationship for a general population। और यहाँ पे क्या है, there is a change, there is a difference, there is a relationship for a general population। In an experiment, H1 predicts that the independent variable will have effect on dependent variable। स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नेक्स्ट आपके पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग गोज थ्रू फॉलोइंग 4 स्टेप्स। पहला स्टेटिंग हाइपोथेसिस। स्टेटिंग हाइपोथेसिस पहले हमने पढ़ लिया है, स्लाइड फिर दोबारा आ गई है। हाँ, ये स्लाइड फिर दोबारा आ गई, हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 में आपके पास क्या है, सिटिंग क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन। सिटिंग क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन, क्या आपके पास क्राइटेरिया सेट करते हैं डिसीजन के लिए। आ रिसर्चर यूजेस द डाटा फ्रॉम सैंपल, कि आप किसी सैंपल से रिसर्चर ने क्या किया, डाटा ले लिया, फिर उस डाटा को क्या किया, टू एवेल्युएट द अथॉरिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस। फिर नल हाइपोथेसिस के लिए है टू एवेल्युएट द अथॉरिटी की है, to evaluate the authority of null hypothesis। null hypothesis की अथॉरिटी को evaluate किया। फिर उसके बाद the data will either support or negate the null hypothesis। अगर आपका डाटा या तो null hypothesis को support करेगा या आपका डाटा null hypothesis को reject करेगा। to formalize the decision process, a researcher will use null hypothesis। कि अपने डिसीजन प्रोसेस को फॉर्मलाइज करने के लिए रिसर्चर क्या इस्तेमाल करेगा, नल हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करेगा। टू प्रिडिक्ट एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ सैंपल शुड बी ऑब्टेन्ड इफ द ट्रीटमेंट हैज नो इफेक्ट। तो एग्जैक्टली किस तरह का सैंपल उसको ऑब्टेन्ड होगा अगर ट्रीटमेंट का कोई भी इफेक्ट ना हो तो। Researcher will examine all the possible samples means that could be obtained if the null hypothesis is true। और अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है तो रिसर्चर क्या करता है, विल एग्जामिन ऑल पॉसिबल सैंपल्स मीन, जितने भी पॉसिबल सैंपल्स मीन है दैट कुड बी ऑब्टेन्ड है वो आप दैट कुड बी ऑब्टेन्ड इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। थर्ड स्टेप आपके पास है कलेक्टिंग डाटा एंड कंप्यूटिंग सैंपल स्टैटिस्टिक्स।
कि the sample, the next step is in hypothesis testing is to obtain the sample data. अब वो कैसे है, सैंपल डाटा कैसे obtained होता है? Then raw data are summarized with appropriate statistics such as mean and standard deviation. कि नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए आप सैंपल डाटा हासिल करते हैं। तो वो सैंपल डाटा का वही तरीकाकार है कि आप टूल बनाते हैं, टूल बना के फिर उसको अपने सैंपल्स को देते हैं। वो टूल डिफरेंट किस्म के टूल होते हैं, उससे फिर आपके पास डाटा आ जाता है। फिर उस डाटा के ऊपर जो है कुछ टेस्ट लगाए जाते हैं, जैसे ये मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह बताया हुआ है, रॉ डाटा। Then it is possible for the researcher to compare the sample mean with the null hypothesis. फिर वो जो आपके पास सैंपल मीन आ रहा है रिसर्चर के पास, उसको नल हाइपोथेसिस के साथ कंपेयर किया जाता है। फोर्थ स्टेप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, मेक अ डिसीजन। मेक अ डिसीजन में क्या है जी, आपके पास इफ द फाइनल स्टेप in the final step the researcher decides in the light of the analysis of data. फाइनल स्टेप में क्या करता है, डाटा का एनालिसिस करता है रिसर्चर, फिर डिसाइड करता है क्या डाटा के एनालिसिस के बाद वो जो हाइपोथेसिस बनाया गया था डाटा के जरिए रिजल्ट को चेक करने के लिए, वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। यानी जो सोचा गया था रिजल्ट वैसा ही आया है या उसके उलट आया है। वही आया हुआ है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट एक्सेप्ट हो गया, अगर उसके डिफरेंट आया है तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। इफ एनालिसिस ऑफ डाटा सपोर्ट द नल हाइपोथेसिस ही एक्सेप्ट इट एंड वाइस वर्सा। अगर एनालिसिस ऑफ डाटा नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, नहीं सपोर्ट करता तो इसके उलट हो गया। स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यहाँ 7 स्टेप्स दिए हुए हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपके पास, दूसरा फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तीसरा डिफाइनिंग पॉपुलेशन एंड सैंपल, फोर्थ सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, फिफ्थ आपके पास जो है कलेक्शन ऑफ डाटा, सिक्स आपके पास एनालिसिस ऑफ डाटा और सेवंथ आपके पास इंटरप्रेट रिजल्ट और मेकिंग डिसीजन। पीछे 4 मेन हमने डिस्कस कर लिए हैं, ओवरऑल आपके पास 7 शेयर किए हुए हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहले रिसर्च में आपने अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना या प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना या अपना टॉपिक बनाना है। फिर उसके ऊपर रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं, रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर फिर आप अपना हाइपोथेसिस फार्मूलेट करते हैं। और हाइपोथेसिस आपके पास 2 हैं, एक H0 है नल हाइपोथेसिस, दूसरा अल्टरनेटिव या साइंटिफिक हाइपोथेसिस है H1। अगर कोई डिफरेंस ना आ रहा हो तो आपके पास, या कोई रिलेशनशिप ना हो पॉपुलेशन में, तो फिर आपके पास नल हाइपोथेसिस, और अगर रिलेशनशिप हो या डिफरेंस हो या चेंज हो रहा हो तो फिर अल्टरनेटिव या साइंटिफिक हाइपोथेसिस। उसके बाद आप जब हाइपोथेसिस को आपने जब प्रूव करने की तरफ जाना है तो फिर आप अपने पहले पॉपुलेशन डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पर आप तल्ला कांड में रहती हैं तो या आप या इस्लामाबाद में रहते हो या आप लाहौर में रहते हो, तो आप वहाँ के लोगों की जो तादाद लोग है किसी भी एरिया की, वो पॉपुलेशन कहलाएगी। उस पॉपुलेशन, मिसाल के तौर पर 1000 टीचर आपने ले लिए या 1000 स्टूडेंट आपने ले लिए, उसमें से 60 लोगों से आपने डाटा लेना है तो वो उसका क्या हो जाता है, सैंपल होता है। उसके बाद फिर आपने जब सैंपल अपना ले लिया, फिर आपने अपना टूल बनाना है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, चौथा स्टेप। वो जो टूल है आपके पास, वो आपके पास या तो बनेगा, मुख्तलिफ उसकी फॉर्म्स हैं, जैसे क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन शीट है, चेक लिस्ट है, प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है, इस तरह के बहुत सारे फॉर्म्स हैं टेस्ट की आपके पास जो है, आप टूल्स की जिसके जरिए आप डाटा जिसके जरिए आपने डाटा लेना होता है सैंपल से। अब वो टूल बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, 5वां स्टेप, उस सैंपल से उस टूल के जरिए डाटा कलेक्ट करेंगे। वो जो डाटा फिर लोगों से कलेक्ट होके आ जाएगा फिल होने के बाद, उस डाटा को फिर आप एक्सेल शीट के ऊपर जो है इंटर करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में। चाहे आपके पास क्वालिटेटिव डाटा हो या क्वांटिटेटिव डाटा हो, क्वालिटेटिव डाटा को भी न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इनडायरेक्टली फिर उसको क्या किया जाएगा, एक्सेल शीट में इंटर किया जाएगा। इंटर करने के बाद फिर उसका एनालिसिस ऑफ डाटा किया जाएगा। एनालिसिस ऑफ डाटा के लिए आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाने होंगे उसके ऊपर। जब स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाने हैं, वो 2 ही फॉर्म है स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाने की, एक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव को भी हमने पढ़ा, उसकी भी आगे सब फॉर्म को पढ़ा, और इन्फ्रेंशियल को भी पढ़ा और उसकी भी आगे सब फॉर्म को पढ़ा आपने, है। और उसके बाद आप
जो है, जो भी आपका एक्चुअली जो रिसर्च का नतीजा खर्च करना होता है, उसके लिए तो आपको इन्फ्रेंशियल टेस्ट ही लगाने पड़ते हैं। समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लगाना पड़ता है और आपके पास जो भी डाटा होता है। अब जो एनालिसिस हो जाएगा डाटा का, उसका फिर रिजल्ट आ जाएंगे। उन रिजल्ट की हम वजाहत करेंगे कि ये डाटा से जो रिजल्ट आया ये क्या कह रहा है, और इसकी बुनियाद के ऊपर आप क्या कंक्लूड करने जा रहे हैं, यानी क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं। ये आपकी टोटल रिसर्च होती है। और इसी रिसर्च में आपकी ये जो आपके पास स्टैटिकल एनालिसिस है, उसकी कितनी अहमियत है, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें एरर भी आ जाता है, ठीक है ना। आपका रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कह लें, या आप उस पैटर्न के मुताबिक नहीं आ रहा होता है जिस पैटर्न के मुताबिक आप रिजल्ट निकालना चाह रहे होते हैं। ठीक है, उस जैसा आना ये उसके अल्टरनेट है ना, अलग बात है, लेकिन रिजल्ट ही ठीक ना आना उसे फिर एरर के जुमरे में लेकर आते हैं। एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एन इन्फ्रेंशियल प्रोसेस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसके अंदर होता है? इन्फ्रेंशियल प्रोसेस के अंदर होता है। इट मींस दैट इट यूजेस लिमिटेड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है जी? ये आपके पास आपके लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके पास हासिल हो रही है, कहाँ से? सैंपल से, टू रीच जनरल कंक्लूजन एट द पॉपुलेशन, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने जनरल कंक्लूड करना है पॉपुलेशन के अबाउट। एज अ सैंपल इज स्मॉल सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का थोड़ा सा सबसेट होता है। वो जैसे हमने 1000 में से 60 सिर्फ लिए थे बॉयज, या 60 फीमेल में से, सॉरी 1000 फीमेल में से सिर्फ 60 फीमेल ली, तो इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन का थोड़े से लोग जो हैं वो आपने एज अ सैंपल लेने होते हैं। इट प्रोवाइड्स ओनली लिमिटेड और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और इतने थोड़े से लोगों से बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हम लिमिटेड या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अबाउट द टोटल या होल पॉपुलेशन। येट हाइपोथेसिस टेस्ट यूज इंफॉर्मेशन अबाउट द सैंपल। और जो हाइपोथेसिस टेस्ट है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट जो हमने सैंपल्स के जरिए ऑब्टेन की होती है। देयर इज ऑलवेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग इनकरेक्ट। और इसमें फिर काफ़ी गुंजाइश होती है इनकरेक्ट रिजल्ट आने की, क्योंकि तादाद बहुत थोड़ी होती है जो आप कंक्लूड करने जा रहे होते हैं। जनरली दो तरह की आपके पास जो है एरर आपके पास आ सकते हैं। पहला टाइप का जो एरर है, टाइप फर्स्ट एरर। अ टाइप फर्स्ट एरर अकर्स व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली ट्रू। कि पहली टाइप का एरर उस वक्त वाक़ होता है जब रिसर्चर जो है क्या करता है? रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को। इसका मतलब है कि एक्चुअली ये ट्रू हो गया। इट मीन्स दैट द रिसर्चर कंक्लूड दैट द ट्रीटमेंट डज हैव एन इफेक्ट। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है, या चेंज आ जाती है, या डिफरेंस शो हो जाता है, या ट्रीटमेंट अफेक्ट कर रहा होता है किसके ऊपर? आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। द कंसिक्वेंट ऑफ अ टाइप फर्स्ट एरर कैन बी वेरी सीरियस। जो इसके कंसिक्वेंसेस हैं टाइप फर्स्ट एरर के, कहते हैं बहुत सीरियस होते हैं, क्योंकि रिसर्चर ने क्या किया होता है? हैज रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस एंड बिलीव दैट द ट्रीटमेंट हैज अ रियल इफेक्ट। और ये बिलीव करता है कि ट्रीटमेंट जो है वो रियल इफेक्ट डाल रही है। हाइपोथेसिस बेसिकली जो पहले ट्रेंड चल रहा होता है ना, उसकी बुनियाद पे दिया जा रहा होता है। और जब ट्रीटमेंट उसको रिजेक्ट कर लगाने के बाद रिजेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये कोई आम सी बात नहीं, आम कंसेप्ट, आम ट्रेंड और चल रहा होता है। आप रिसर्च के जरिए एक नई बात दे रहे होते हैं। द रिसर्चर विल रिपोर्ट और पब्लिश फॉल्स रिजल्ट। रिसर्चर जो है अपनी रिपोर्ट में आपके पास जो रिजल्ट है वो फॉल्स पब्लिश कर सकता है। अदर रिसर्चर्स मे ट्राई टू बिल्ड थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट। जबकि दूसरे जो रिसर्चर्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं अपनी थ्योरीज को या अपने एक्सपेरिमेंट को बिल्ड करने के लिए इस फॉल्स, क्योंकि वो रिजल्ट अगर फॉल्स है उसकी बेस के ऊपर दूसरे रिसर्चर्स ने थ्योरीज देनी है या एक्सपेरिमेंट देना है। तो ये बेस होनी है। अगर उसने गलत कर दिया तो आगे वाली थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट वो सारे खुद ब खुद गलत हो जाएंगे, चाहे इस बेस के ऊपर वो ठीक कर रहे होंगे। क्योंकि ये बेस गलत होगी तो आगे थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट की कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी।
दूसरी टाइप का जो एरर है आपके पास टाइप सेकंड एरर। और टाइप सेकंड एरर अकर व्हेन रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। वो तो पहले को रिजेक्ट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, टाइप फर्स्ट एरर तब आता है। सेकंड तब आता है जब रिजेक्ट नहीं होता नल हाइपोथेसिस, दैट इज रियली फॉल्स, ये वाकई ही फॉल्स होता है। इट मीन्स दैट अ ट्रीटमेंट अफेक्ट रियली एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि जो ट्रीटमेंट अफेक्ट कर रही है वो वाकई ही एग्जिस्ट कर रही है। बट द हाइपोथेसिस टेस्ट हैज फेल्ड टू डिटेक्ट इट, लेकिन जो हाइपोथेसिस टेस्ट है वो इस बात को डिटेक्ट नहीं कर पाता। दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स व्हेन द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज रिलेटिवली स्मॉल। ये कब आता है? जब जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है वो स्मॉल हो। दैट इज द ट्रीटमेंट डज इन्फ्लुएंस द सैंपल बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट इज वेरी स्मॉल। कि आपके पास ट्रीटमेंट का इफेक्ट तो हो रहा है सिंपल सैंपल पे, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसका इफेक्ट का वो बहुत स्मॉल होता है। इतने स्मॉल इफेक्ट के ऊपर जो है वो सेकंड एरर फिर आ जाता है। द कंसिक्वेंसेस ऑफ टाइप सेकंड एरर आर नॉट वेरी सीरियस। इसके जो एरर के कंसिक्वेंसेस होते हैं वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते। इन केस ऑफ टाइप सेकंड एरर द रिसर्च डाटा डू नॉट शो द रिजल्ट दैट द रिसर्चर हैड हैपन टू ऑब्टेन। सेकंड एरर आपके पास टाइप ऑफ एरर में रिसर्चर का जो डाटा है वो डू नॉट रिजल्ट शो नहीं करता दैट द रिसर्चर है, जिस तरह के रिजल्ट रिसर्चर चाह रहा होता है इस एरर की वजह से वैसे रिजल्ट्स नहीं आ पाते। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक नया टेस्ट जिसकी आपका इस्तेमाल होता है, इसलिए वही टेस्ट लगा के आपको समझाने की कोशिश की गई है कि ये कौन सा टेस्ट है। ये आपको जैसे नाम पढ़ा जा रहा है रेड कलर में, टी टेस्ट। टी टेस्ट जो है वो बहुत मशहूर है, नॉर्मली हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, डेमोग्राफिक में भी इसे यूज करते हैं। अ टी टेस्ट इज यूजफुल स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड फॉर कंपेयरिंग मीन वैल्यू ऑफ टू डाटा सेट obtained फ्रॉम द टू ग्रुप। जैसे पीछे पढ़ा था ना हमने कि जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट कौन लेते हैं, बॉयज लेते हैं या गर्ल्स लेती हैं। तो वो जो कंपैरिजन आपने निकालना है वो टी टेस्ट के जरिए निकालना है। तो मैंने आपको कहा था कि जिस टेस्ट का जहां इस्तेमाल होगा वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो अब आप लोगों को समझ आ गई कि आपके पास जब कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं दो आप वेरिएबल्स के दरमियान या दो वैल्यूज के दरमियान, तो वहां पे हम टी टेस्ट लगाते हैं। द कंपैरिजन टेल अस वेदर दीज डाटा सेट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपके पास अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं कि आपके पास इनके दरमियान डिफरेंस है। अगर वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं आती टी टेस्ट की तो फिर हम कहते हैं कि इनके दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है। It further tells us how significant the difference are and if these difference could have happened by chance। तो फर्दर भी ये बताता है कि ये जो डिफरेंस सिग्निफिकेंस डिफरेंस है ये कितना है और ये जो डिफरेंस आपके पास आया है ये कैसे आ गया, हैपन बाय चांस आ गया, ये कैसे आ गया। द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टी टेस्ट इंडिकेट्स वेदर आर नॉट द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स of two group most likely reflect a real difference in the population from which the group are selected। कि दो ग्रुप हैं वो पॉपुलेशन में टोटली डिफरेंट हैं लेकिन उनका जब अफेक्ट देखते हैं वो टी टेस्ट से पता चलता है कि वो सेम है या नहीं है, या दोनों की राय लेते हैं किसी भी इशू के बारे में तो वो ओवरऑल उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन फिर पता चलता है कि दोनों की राय का आप कंपैरिजन करते हैं कि किसने ज्यादा उसके बारे में राय दी, तो वो भी आपको टी टेस्ट के जरिए पता चलती है बात। अब टाइप्स ऑफ टी टेस्ट कितने हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होता है? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल एंड द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड टू कंपेयर देयर स्कोर। कि दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हों रिसर्चर के पास और उनके दरमियान रिसर्चर इंटरेस्टेड हो कंपेयर करने के लिए, उनके स्कोर को कंपेयर करने के लिए, तो वहां इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं। इन दिस केस द रिसर्चर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू डिफरेंट ग्रुप। इस तरह के केस में रिसर्चर जो है वो दो मुख्तलिफ ग्रुप से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ऑन ओनली वन ओकेजन, एक ही मौके के ऊपर। मौका एक ही होगा, ग्रुप दो डिफरेंट होंगे, एक ही तरह की इंफॉर्मेशन उनसे इकट्ठी की जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि फिर मौके भी डिफरेंट हो। दूसरा टी टेस्ट की टाइप है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट क्या है? इज आल्सो कॉल्ड रिपीटेड मेजर्स है, जिसमें वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीटेड हो रही होती हैं। इट इज यूज्ड द रिसर्चर
इन इंटरेस्टेड इन कंपेयरिंग चेंज इन द स्कोर। ये उस वक्त रिसर्चर यूज करता है जब जो वैल्यूज हैं स्कोर की वो चेंज हो रही हो, तो तब उसके कंपैरिजन के लिए यूज करता है। द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप है, उनमें से वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो वो चेंज इन वैल्यूज के दरमियान जो कंपैरिजन है उसके लिए पेयर्ड सैंपल टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है, और ये दो डिफरेंट मौके के ऊपर किया जाता है। assumptions of t test, assumptions क्या है t test के मुतालिक? The first assumption regarding t test concern the scale of measurement। किसके साथ concern है? scale of measurement के साथ concern है। It means that it is assumed that the dependent variable is measured at interval or ratio scale। The second assumption made is that of the simple random sample। ये सैंपल टेक्निक है, सिंपल रैंडम सैंपल होती है, जैसे क्लस्टर सैंपलिंग होती है, आप लोगों ने पीछे पढ़ी है। तो कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? सिंपल रैंडम सैंपल। दैट द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव, यानी जिनसे आप लोगों से डाटा लिया जा रहा है उनको रिप्रेजेंटेटिव कहा जा रहा है। रैंडमली कैसे डाटा लिया जा रहा है? रैंडमली सिलेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन के रैंडमली प्रोपोर्शन सिलेक्ट करते जाएंगे और वहां से डाटा लेते जाएंगे। उस टेक्निक को सिंपल रैंडम या सिंपल रैंडम टेक्निक कहते हैं, या सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। द थर्ड अजम्पशन इज दैट द डाटा व्हेन प्लॉटेड है, प्लॉटेड का मतलब ग्राफ के जरिए प्लॉट करना, रिजल्ट इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब इस तरह का डाटा को प्लॉट किया जाएगा यानी ड्रा किया जाएगा और उसके रिजल्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी या इन बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो हमने पढ़ा था बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ही होती है, वो सोशल साइंसेज में और स्टैटिस्टिक में दो डिफरेंट नाम है। The fourth assumption is that the observation that make up data must independent of one another, कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन जो आपके पास आ रही हैं दैट मेक अप है डाटा, जो डाटा है वो मस्ट इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, जिनके दरमियान कंपैरिजन होना है। दैट इज ईच ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जर्वेशन दूसरी ऑब्जर्वेशन या उसकी मेजरमेंट के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही होती। द फर्स्ट assumption इज दैट द रीजनेबली लार्ज सैंपल साइज, कि आपके पास अगर रीजनेबली लार्ज सैंपल साइज जब हम इस्तेमाल करते हैं, लार्ज सैंपल साइज का मतलब ये होता है दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजल्ट शुड अप्रोच अ नॉर्मल बेल शेप। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजल्ट है उसकी जो शेप बननी चाहिए वो नॉर्मल या बेल शेप्ड कर्व बननी चाहिए। द फाइनल assumption इज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, और जो फिर इसी तरह फाइनल assumption है वो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कहलाती है। वेरिएंस विल बी होमोजीनियस, जो वेरिएंस की वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी? होमोजीनियस होगी। कब होगी? व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, जब आपके पास सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तकरीबन इक्वल हो। इस तरह से आपका ये जो कंसेप्ट है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।